Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Mr. Sanjay, an Indian citizen, went to USA for the first time for the purpose of employment on 10th May 2019. He came back to India on 19th November 2019. Find his residential status for the assessment year 2020-21. So let's see whether Mr. Sanjay falls under exception. तो संजय जो कि एक इंडियन सिटीजन है, यूएस से जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इंडिया के बाहर जा रहा है और इंडिया से बाहर जाने का रीजन जो है पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो तीनों कंडीशंस आ गए यहाँ पर। दैट मींस व्हाट, मिस्टर संजय फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन। फिर से एक बार, संजय इंडियन सिटीजन है, यूएस से जा रहा है एंड द रीजन बीइंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। कौन सी तारीख में जा रहा है? 10th मई 2019, मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। कैलकुलेशन ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। लिखा है यहाँ पर फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले वो इंडिया से बाहर कभी नहीं गया। फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर गया कब? 10th ऑफ मई में। उसका मतलब हुआ कि अप्रैल का पूरा महीना 30 डेज ही इज इन इंडिया। मई के 10 तारीख को जा रहे 10th में, तो द डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल आर कंसिडर एज स्टे इन इंडिया। तो 10 तारीख तक वो, मई के 10 तारीख तक वो इंडिया में है। तो अप्रैल का पूरा महीना दैट इज 30 डेज, मई के 10 दिन इंडिया में है। He came back to India on 19th of November, मतलब 19 नवंबर तक वो इंडिया में नहीं है, 19 नवंबर में वो इंडिया में आ गया। तो इसका मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ही वाज नॉट इन इंडिया। तो यहाँ पर 0 डेज हो गया स्टे इन इंडिया, 0। नवंबर के टोटल डेज होते हैं महीने में 30 डेज, उसमें से 19 को आ रहा है, मतलब डे ऑफ अराइवल इज कंसिडर स्टे इन इंडिया। तो 19 से वो इंडिया में, मतलब पिछले वाले 18 दिन वो इंडिया में नहीं है। तो 30, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ नवंबर, टोटल 30 डेज, उसमें से 18 दिन वो इंडिया में नहीं है। नवंबर के वो 12 दिन इंडिया में है, उसके बाद तो वो इंडिया में ही है। तो दिसंबर फुल मंथ 31 डेज, जनवरी फुल मंथ 31 डेज, फेब्रुआरी बीइंग द लीप ईयर 29 डेज, मार्च टोटल मंथ दैट इज 31 डेज। सो 30, 10, 12, 31, 31, 29, 31 टोटल मिलाकर हो गया 174 days, 174 days. Now the answer. Mr. Sanjay is an Indian citizen. He went outside India, that is to USA, for the purpose of employment. Indian citizen है, इंडिया के बाहर जा रहा है और reason employment है. And therefore he falls under the exception to the rules mentioned under section 6, subsection 1. He will become resident in India only if he stay in India during the previous year 1920 is 182 days or more. तो अगर वो एक्सेप्शन में आता है, इसका मतलब अगर उसका स्टे इंडिया में प्रीवियस ईयर 1920 में अगर उसका स्टे इंडिया में 182 डेज है, तो ही वो इंडिया में रेसिडेंट बनेगा। His stay in India is 174 days. हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, टोटल स्टे in the year 2019-20 is 174 days. So his stay in India is 174 days during the previous year 1920. And therefore, Mr. Sanjay is non-resident in India. Therefore, Mr. Sanjay is non-resident in India for the previous year 2019-20. That is for assessment year 2020-21. Mr. Lobo, a Canadian citizen but of Indian origin. कनाडा का सिटीजन है लेकिन person belongs to Indian origin. He is a person of Indian origin. Came to India on 1st October 2014 for the first time. His total stay in India was as under. तो 14-15 में उसका स्टे था 25 डेज, 15-16 में था 80 डेज, 16-17 में था 180 डेज, 17-18 में था 100 डेज and 18-19 में था 25 days. He informs that
he informs that he was in India from 1st April 2019 to 28 June 2019, मतलब हमारा previous है 1920. तो उसमें 1st April 19 से लेके 28 June 2019 both days inclusive determine his residential status. This question was asked in October 2010. तो सबसे पहले मिस्टर लोबो इज ए कैनेडियन सिटीजन बट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. Person of Indian origin. He came on visit to India. He came on visit to India. Therefore, he falls under the exception to the rule mentioned under section 6 subsection 1. तो उसका इंडिया में कितना दिन होना जरूरी है? 180 days. So he will become resident in India only if he stay in India during the previous year 1920 is 180 days or more. तो काउंट करते हैं उसका स्टे इंडिया में कितना है. तो कैसे काउंट करेंगे? तो लास्ट में लिखा देखो प्रीवियस ईयर 1920 में कहाँ से लेके कहाँ तक इंडिया था? 1st April 2019 से लेके 28 जून 2019 बोथ डेज इंक्लूसिव. तो अप्रैल का पूरा महीना दैट इज 30 डेज, मई का पूरा महीना दैट इज 31 डेज और जून के 28 डेज. द डे ऑफ डिपार्चर इज आल्सो कंसीडर्ड स्टे इन इंडिया. तो जून के 28 डेज. फिर जुलाई से लेके मार्च तक वो इंडिया में नहीं है. सो 30, 31, 28 मिलाकर कितना हुआ है? 89 डेज. मिलाकर कितना हुआ है? 89 डेज. यहाँ पर मिस्टर लोबो इज एन Canadian citizen but a person of Indian origin. He came to India on visit. Therefore, he falls under the exception. He will become resident in India only if he stay in India during the previous year is 182 days or more. His stay in India is 89 days during the previous year 1920. तो कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, 182 days होना चाहिए था, सिर्फ 89 days हो रहा है. And therefore, Mr. Lobo is non-resident in India for the previous year 1920, that is for the assessment year 2020-21. अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ऐसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया that he comes on a visit to India, लेकिन ये भी मेंशन नहीं किया he comes on a employment. वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आ रहा है ये नहीं लिखा है, तो वी कैन अज्यूम दैट ही कम्स टू इंडिया ऑन विजिट. असल जो इंडिया में आ रहा है वो विजिट के लिए आ रहा है. देयरफॉर ही फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन, क्योंकि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है इफ ही कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट ही विल फॉल डेफिनेटली फॉल अंडर द एक्सेप्शन. तो उसका इंडिया में कितना दिन होना जरूरी है? 182 डेज. और मिस्टर लोबो का सिर्फ कितना स्टे हो रहा है इंडिया में? 89 डेज. एंड देयरफॉर ही इज नॉन रेसिडेंट in India. But the next question की तरफ, Mr. Charlie Ferrande, who is an Indian citizen, नाम लिख कर दिया है कि वो कौन है? Indian citizen है. Went for employment to Dubai. इंडिया के बाहर जा रहा है, पर्पस है एम्प्लॉयमेंट. On 1st April 2014, मतलब 14-15 की बात करते तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर चले. And came on visit to India, मतलब 1st April 2014 में दुबई चला गया, मतलब वो अभी दुबई में रहता है. Came on a visit to India on 1st July 2019 and left for Dubai on 15th December 2019. Determine his residential status for the assessment year 2020-21. पहली बात तो चार्ली फर्नांडे इंडियन सिटीजन है. एट प्रेजेंट वो दुबई में रहता है, मतलब आउटसाइड इंडिया, एंड ही इज कमिंग to India for the purpose of visit during the previous year 1920. Therefore, he will fall under the exception. So, Mr. Charlie Ferrande is an Indian citizen staying outside India, that is in Dubai, and came on a visit to India. Therefore, he falls under the exception to the rule mentioned under section 6 subsection 1. So, he will become resident in India only if he stay in India during the previous year 1920 is 182 days और more. तो इंडिया में वो तभी रेसिडेंट हो सकता है जब प्रीवियस ईयर में उसका स्टे इंडिया में कितना होगा? 182 डेज या फिर उससे ज्यादा. लेट्स चेक कि उसका स्टे कितना हो रहा है. तो वो कौन से तारीख में इंडिया में आ रहा है? 1st जुलाई 2019 से लेके कहाँ तक वो इंडिया में है? 15 दिसंबर ही लेफ्ट फॉर दुबई, तो 15 दिसंबर तक वो इंडिया में. तो लेट्स काउंट. अप्रैल में नहीं है 0, मई में नहीं है, जून में नहीं है, जुलाई के 1st तारीख से मतलब जुलाई महीना पूरा 31 डेज, अगस्त महीना पूरा 31 डेज, सितंबर महीना पूरा 30 डेज, अक्टूबर महीना पूरा 31 डेज, नवंबर महीना पूरा 30 डेज, एंड ही लेफ्ट फॉर दुबई on 15th December.
सो द डे ऑफ डिपार्चर विल बी कंसिडर एज स्टे इन इंडिया। तो दिसंबर के 15 दिन वो इंडिया में है, फिर जनवरी फरवरी मार्च में इंडिया में नहीं है। सो इफ वी काउंट 31 31 30 31 30 and 15, so total amounts to 168 days, total amounts to 168 days। तो यहाँ पर हमने देखा था कि फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन, तो उसका इंडिया में 182 डेज प्रीवियस ईयर में होना जरूरी है टू बिकम रेसिडेंट, लेकिन इसका स्टे इन इंडिया इज 168 days only during the previous year 1920, and therefore Mr. Charlie Farande is non-resident in India. Therefore, Mr. Charlie Farande is non-resident in India for the previous year 2019-20. That is for the assessment year 2020-21. Next question, Shri Ramesh, an Indian citizen, कर दिया इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा हूँ 22 सितंबर 2019, मतलब हमारा प्रीवियस 1920 में, फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूके एंड डिड नॉट रिटर्न टू इंडिया टिल 31 मार्च 2020, डिटरमिन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। पहली बात तो ये देखेंगे कि वेदर ही कम्स अंडर एक्सेप्शन। तो रमेश जो कि एक इंडियन सिटीजन है, फर्स्ट कंडीशन, लेफ्ट इंडिया, इंडिया छोड़कर जा रहा है, सेकंड कंडीशन, कहां पर जा रहा है, यूके में, तीसरा फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूके, दैट इज एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, थर्ड कंडीशन इज। तो तीन चीजें पूरी हो रही है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़कर यूके जा रहा है आउटसाइड इंडिया, एंड द रीजन बीइंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एंड देयरफॉर मिस्टर रमेश, श्री रमेश डेफिनेटली फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन। तो उनके लिए 60 दिन का कंडीशन नहीं एप्लीकेबल होगा। He will become resident in India only if his stay in India is 182 days or more। तो काउंट करते हैं उसका स्टे इंडिया में कितना होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। पहली बार इंडिया छोड़कर जा रहा है कौन सी तारीख में, 22 सितंबर। इसका मतलब अप्रैल के 30 डेज पूरा महीना इंडिया में है, मई का पूरा महीना 31 डेज, जून का पूरा महीना 30 डेज, जुलाई का पूरा महीना 31 डेज, अगस्त का पूरा महीना 31 डेज, एंड सितंबर 22 सितंबर को डिपार्चर हो रहा है, तो डे ऑफ डिपार्चर इज कंसिडर्ड इन इंडिया, तो सितंबर के 22 दिन। फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक वो इंडिया में है ही नहीं। सो टोटल काउंट करेंगे 30 31 30 31 31 22, so that comes to 175 days। Now Shri Ramesh is an Indian citizen, went outside India, that is to UK, for the purpose of employment outside India। Indian citizen है, इंडिया छोड़कर जा रहा है employment के लिए, and therefore he falls under the exception to the rule mentioned under section 6 subsection 1। He will become resident in India only if his stay in India during the previous year 1920 is 182 days or more। So his stay in India is only 175 days during the previous year 1920, and therefore देखो कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, 180 डेज होना चाहिए था, 175 डेज ही हो रहा है स्टिल। Therefore Mr. Ramesh is non-resident in India for the previous year 2019-20, that is for the assessment year 2020-21। Amol, an Indian film actor, gives the following of his stay outside India। Now what is more important in this question, these are the all dates where his stay is outside India। Day of departure or day of arrival नहीं लिखा है, during this period he is outside India for film shooting। So Amol, who is an Indian film actor, मतलब Indian citizen, इंडिया के बाहर जा रहा है इसके लिए फिल्म शूटिंग, मतलब for his professional assignment, that is employment। तो Indian citizen went outside for the purpose of employment, so Amul again comes under the exception। तो ये पूरा स्टे दिया हुआ, पीरियड दिया हुआ है जहाँ पर वो यूएसए, श्रीलंका, यूके, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका है। He made his debut in international film on 10th March 2017। So international films में उसका एंट्री कब हुआ है, 10th March 2017, and went to Hollywood for 2 years and returned to India on 28 March 2019। 28 March 2019 को इंडिया में आ गया, मतलब 1 अप्रैल से वो इंडिया में ही है। Determine his residential status for the assessment year 2020-21। Now
ये जो है 10 मार्च 2017, ये आपको तब काम आएगा जब वो रेसिडेंट होगा। अगर मिस्टर अमोल रेसिडेंट होता है तो आगे जाके हम लोग चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है, मतलब पिछले 10 साल का स्टे, रेसिडेंशियल स्टेटस 7 साल का स्टे, ये काउंट करेंगे। बट ओनली व्हेन ही बिकम्स रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, दैट इज फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। तो सबसे पहले हम लोग 1920 का कैलकुलेशन करेंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए वेदर ही इज रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। तो हॉलीवुड गया तो 2 साल के लिए, रिटर्न कब आया 28 मार्च, तो 28 मार्च से वो इंडिया में है। एंड दीज आर द पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया। तो कैसे काउंट करेंगे, देखो पहले अप्रैल की बात करते हैं। तो अप्रैल के 1 तारीख से तो वो इंडिया में ही था, 28 मार्च को रिटर्न आया था 19 को, मतलब अप्रैल के 1 तारीख से वो इंडिया में है। 12 तारीख से 27 तारीख तक वो इंडिया के बाहर है। 12 अप्रैल से 27 अप्रैल, देखो ये डे ऑफ डिपार्चर, डे ऑफ अराइवल नहीं लिखा है। दिस इज अ पीरियड वेयर ही स्टेज आउटसाइड इंडिया। तो 12 तारीख से वो बाहर है, इसका मतलब 11 तारीख तक वो इंडिया में है। सो 1 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक, तो 11 डेज। 1 अप्रैल से 11 अप्रैल, 11 डेज। फिर 27 अप्रैल तक बाहर है, तो 27 के बाद अगर काउंट करते हैं 28, 29 एंड 30, 3 दिन बचे हुए, 3 दिन। सो पहले महीने की शुरुआत वाले 11 दिन, महीने के आखिरी वाले 3 दिन मिलाकर 14 डेज वो अप्रैल के इंडिया में है। फिर यहाँ पर 27 अप्रैल तक बाहर था। फिर 5 तारीख, मई के 5 तारीख से लेके 11 जुलाई तक बाहर है। 5 मई से, मतलब 1 से लेके 4 तारीख मई के वो इंडिया में है। तो मई के सिर्फ 4 दिन, तो मई का काउंटिंग कितना होगा, 4 दिन का इंडिया में है, क्योंकि 5 तारीख से इंडिया के बाहर है। जून में तो वो एक भी दिन इंडिया में नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 तारीख से लेके 5 मई से लेके 11 जुलाई तक वो बाहर है। तो जून के महीने वो इंडिया में आया ही नहीं। 5 मई से लेके 11 जुलाई तक, तो 4 मई तक वो इंडिया में, 1, 2, 3, 4, 4 दिन मई के, जून में है ही नहीं। और जुलाई के 11 तारीख तक बाहर है, मतलब 11 दिन छोड़कर, तो 31 माइनस 11, तो 20 दिन। तो मई के 1 से लेके 4 तारीख तक, क्योंकि 5 तारीख से बाहर है, जून में तो इंडिया में है ही नहीं। और जुलाई के 11 तारीख तक बाहर है, तो 31 में से 11 छोड़ दो, तो बचे हुए 20 दिन वो इंडिया में है। फिर नेक्स्ट 26 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक वो बाहर है। 26 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक इंडिया के बाहर है, मतलब 25 अगस्त तक इंडिया में है। तो अगस्त के 25 दिन, 25 डेज इन इंडिया। सितंबर के लिए देखो क्या पोजीशन, 9 सितंबर तक तो वो बाहर ही था, तो इसका मतलब 10 सितंबर से इंडिया में है। 10 सितंबर से लेके 20 सितंबर से वापस बाहर है, 9 सितंबर तक बाहर था। देन अगेन ऑन 20 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर तक बाहर है इंडिया के, मतलब 10 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक, 10 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक ही इज इन इंडिया। सो 10 सितंबर टू 19 सितंबर, 10 सितंबर टू 19 सितंबर, अगर आप फिंगर काउंटिंग करते हो, यूल गेट 10 डेज। 10 सितंबर से लेके 19 सितंबर, यूल गेट 10 डेज। फिर 11 अक्टूबर तक बाहर है, मतलब 12 अक्टूबर से इंडिया में है, तो अक्टूबर के 11 दिन वो इंडिया में नहीं है। अक्टूबर का टोटल महीना होता है 31 डेज का, उसमें से 11 दिन इंडिया में नहीं है, मतलब 20 डेज ही इज इन इंडिया। फिर 3 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक वो इंडिया के बाहर है। तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर पूरा इंडिया में ही है, तो नवंबर का पूरा महीना 30 डेज, दिसंबर का पूरा महीना 31 डेज। जनवरी के कौन सा तारीख से बाहर है, 3 जनवरी से, मतलब 2 दिन इंडिया में है, तो जनवरी के 2 दिन, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर 3 जनवरी से लेके 25 मार्च तक बाहर ही है, मतलब फरवरी में इंडिया में आया ही नहीं, तो फरवरी के 0 डेज। मार्च की भी कौन सा तारीख को आ रहा है, देखो 25 मार्च, मतलब 25 मार्च तक बाहर ही है, आ नहीं रहे, सॉरी, इज आउटसाइड इंडिया। तो 26 मार्च से 31 मार्च तक वो इंडिया में है, 26 मार्च से 31 मार्च तक। तो 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अगर आप फिंगर काउंटिंग करते हो, you'll get 6 days, you'll get 6 days। एक बार फिर से ये काउंटिंग देखते हैं ताकि आपको ये परफेक्ट समझ में आए। 28 मार्च से वो इंडिया में, 28 मार्च को वो इंडिया में आया था, 10 मार्च को हॉलीवुड गया था 2 साल के लिए, उसके बाद 28 मार्च को वो इंडिया में आया है, तो 28 मार्च से वो इंडिया में है। अब 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक वो इंडिया के बाहर है,
मार्च को आया था, मतलब अप्रैल से तो वो इंडिया में है। तो 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक बाहर है। तो 12 अप्रैल से बाहर है, मतलब 11 दिन वो इंडिया में है। 27 अप्रैल तक बाहर है, तो 28 से इंडिया में, तो 28, 29 एंड 33 डेज होता है। 11 + 3 = 14 डेज। मई के 5 तारीख से बाहर है, मतलब मई का 1 से लेकर 4 तक वो इंडिया में, तो मई के 4 दिन। फिर 5 मई से लेकर 11 जुलाई तक बाहर है, मतलब जून महीना बाहर ही है। एज फार स्टे इन इंडिया इज कंसर्न 0 डेज। जुलाई के 11 तारीख तक बाहर है, मतलब 12 तारीख से वो इंडिया में है। तो जुलाई के टोटल डेज होते हैं 31, उसमें से 11 दिन निकाल दो, स्टे आउटसाइड इंडिया, तो स्टे इन इंडिया इज 20 डेज। फिर 26 अगस्त से बाहर है, मतलब 25 तारीख तक वो इंडिया में है, तो अगस्त के 25 दिन। फिर 26 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक बाहर है, मतलब 10 सितंबर से इंडिया में है। वापस 20 सितंबर से आउट ऑफ इंडिया है, तो 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक, 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक इज इन इंडिया। So 10 September to 19 September, if you count the fingers, you'll get 10 days. Now 20 September से लेकर 11 अक्टूबर तक वो बाहर ही है, तो अक्टूबर के 11 दिन बाहर है, तो बचे हुए दिन वो इंडिया में है। सो अक्टूबर के टोटल डेज है 31 - 11 डेज आउटसाइड इंडिया, तो स्टे इन इंडिया इज 20 डेज। देन 3rd जनवरी से 25 मार्च बाहर है। 3rd जनवरी मतलब 1st and 2nd जनवरी इज इन इंडिया, February is outside India, and 25th मार्च से मतलब 26 मार्च से इंडिया में है। तो जनवरी का 1st and 2nd मतलब 2 दिन। February is totally outside India, तो stay in India is 0, and मार्च के 26 से लेकर 31st तक, if you count the fingers again, you'll get 6 days। तो इनका आप टोटल करते हो, टोटल 14 + 4 + 20 + 25 + 10, 20 + 30, 31, 2, 0 and 6, you'll get total stays 162 days। Now, Amol is an Indian citizen, being the Indian film actor. He went outside India on various dates for the purpose of employment, that is for film shooting outside India. तो बार बार वो इंडिया के बाहर जाता रहा है, रीजन being employment, फिल्म शूटिंग के लिए, प्रोफेशनल वर्क के लिए जा रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। That means what? He definitely falls under the exception. Therefore, he falls under the exception to the rule mentioned under section 6 subsection 1. He will become a resident in India only if he stay in India during the previous year is 182 days or more. तो 1920 में अगर उसका स्टे 182 डेज है या फिर उससे ज्यादा है, तो ही वो इंडिया में रेसिडेंट होगा। उसके लिए 60 डेज का कंडीशन लागू नहीं होगा। Now his stay in India, as we have calculated, is only 162 days. मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा 182 डेज का, 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, and therefore Amol is non-resident in India for the previous year 1920, that is for the assessment year 2021. Hope you have understood all these questions. Thanks for watching. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।